So today I'm gonna share UPTGT English question paper of 2021. Yes, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि 2021 में लास्ट टाइम हुआ था. एंड अगर आप UPTGT की तैयारी कर रहे हैं देन यू मस्ट नो हाउ इम्पोर्टेंट दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इनमें से क्वेश्चंस रिपीट होते ही रहते हैं. सो यू कांट इग्नोर दैम, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस बिफोर टेकिंग योर रियल एग्जाम, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. एंड एक चीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये बुकलेट नंबर सीरीज बी है जो 2021 में हुआ था, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच आस्क फाइंड आउट द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड. सो इसमें से हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पहचानना है. सो अब इसमें देखिए आप इन्वर्टिब्रेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है. तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इन्वर्टिब्रेट, इसमें आई लगा है टी के बाद. ऑप्शन नंबर बी इन्वर्टिब्रेट, टी के बाद बी, टी के बाद ई लगा है, फिर बी लगा है. ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी. सो मेरे हिसाब से इन्वर्टिब्रेट की स्पेलिंग ऑप्शन बी ही है, क्योंकि टी के बाद ई लगा है और इसमें भी ये देखो करेक्ट इसमें भी कर रखा है कि ये ऑप्शन नंबर बी है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्टिब्रेट. इन्वर्टिब्रेट बेसिकली होते हैं एक ऐसे इंसेक्ट्स को बोलते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका बटरफ्लाई हो गया, अर्थवॉर्म हो गया एंड स्पाइडर हो गया. दीज आर कॉल्ड इन्वर्टिब्रेट इंसेक्ट्स. क्लियर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, इसमें भी हमें ऑमलेट की स्पेलिंग चेक करनी है कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है. तो देखिए आपके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बी सी डी. ऑमलेट डबल एम सिंगल एल डबल टी नहीं, सिंगल एम एल डबल टी सी. ऑप्शन नंबर बी. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बिकॉज इसमें सिंगल एम सिंगल एल एंड डबल टी लग रहा है. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑमलेट. क्लियर. नाउ द थर्ड क्वेश्चन वी हैव कुजीन. अब व्हाट इज द राइट स्पेलिंग ऑफ कुजीन आप देखिए अपने हिसाब से. ऑप्शन नंबर ए सी आई यू एस आई एन ई, बी सी यू आई एस आई एन, सी सी यू एस आई एन, ऑप्शन नंबर डी सी यू एस आई एन ई. तो कुजीन ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर. कुजीन, कुजीन होता है बेसिकली डिफरेंट टाइप्स नहीं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फूड वी कैन से. कि जैसे होगा इंडियन कुजीन हो गया, इंडियन का कुछ अलग ही खान पान होता है. चाइनीज़ कुजीन हो गया, साउथ इंडियन कुजीन हो गया, जैपनीज कुजीन हो गया. सो दीज आर कॉल्ड कुजीन्स. डिफरेंट डिफरेंट फूड्स को कुजीन बोला जाता है. क्लियर. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स चेक नंबर 4. सो ऑप्शन 4 में पूछ रहा है डायरिया की स्पेलिंग क्या होती है. तो देखिए ऑप्शन नंबर ए डी आई ए डबल आर एच ओ ई ए डायरिया. ऑप्शन नंबर बी डायरिया, सी डी आई डबल आर एच ई ए डी डायरिया. ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, सी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट बिकॉज इसमें डबल आर लगा है. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर. और इसमें लास्ट में एच ओ ई ए डेफिनेटली आता ही आता है. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, डायरिया. क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लिटरेचर से स्टार्ट होते हैं. Thou hadst a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heaven, majestic, free. So the above lines are written for. I repeat, written for. कि ये लाइन किसके लिए लिखी गई हैं. अगर आप ये लाइन पढ़ चुके हैं और आपने पहचान ली है कि ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं तो आप ऑप्शन डी टिक कर सकते थे, लेकिन नहीं. यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. तो दीज लाइन आर रिटन फॉर किसके लिए लिखी गई हैं. तो ये ऑब्वियसली मिल्टन के लिए लिखी गई हैं. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर. ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखा था जॉन मिल्टन को डेडिकेट करते हुए, जिसका नाम था लंदन 1802. क्लियर. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. अब इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहचानना है. मर्डर ऑफ अ ब्रदर. ब्रदर के मर्डर को क्या बोलते हैं. तो ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए होमिसाइड. होमिसाइड होता है मानव की हत्या. ऑप्शन नंबर बी इन्फेंटिसाइड. इन्फेंटिसाइड होता है बच्चे की हत्या, किसी इन्फेंट की हत्या. सोरोरिसाइड होता है सिस्टर की हत्या. एंड ऑप्शन नंबर सी इज फ्रेट्रीसाइड. फ्रेट्रीसाइड हमारा करेक्ट आंसर है. ये होता है मर्डर ऑफ ब्रदर. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. नाउ ऑप्शन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्योरिंग मैन. वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्योरिंग मैन किसने बोला है. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जॉनसन, जॉन कीट, डी क्विंसी या फिर एस टी कॉलरिज.
तो बताइए आपका आंसर क्या है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एस टी कॉलरिज ने इनको एवर एंड्योरिंग मैन कहा था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मार्क द पार्ट विद द एरर, यानी इसमें आपको एरर पहचाननी है। तो एरर ऑप्शंस देख लेते हैं। इट वाज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द एंट्रेंस टू वेलकम ईच डेलीगेट ऑन देयर अराइवल। सो देखिए आपके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन गलत, कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें। फर्स्ट ठीक है, बी भी ठीक है, सी ईच डेलीगेट ये भी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देयर। देखिए ईच के हिसाब से, ईच हमारा सिंगुलर होता है तो ये अपना पजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर ही लेगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी में देयर क्या कर रहा है, तो देयर की जगह हम लगाएंगे हिज। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। ऑप्शन नंबर 9, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है, तो आपको पता ही होगा, बहुत सारी राइमिंग स्कीम होती हैं। विलियम शेक्सपियर ने भी दी थी अपनी। शेक्सपियरियन सोनेट होते हैं, स्पेंसरियन सोनेट होते हैं और पेट्रार्कन सोनेट होते हैं। तो इसमें पेट्रार्कन की हम देखते हैं कौन सी सही है। ऑप्शन ए, आप बताइए अपने हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब्बा अब्बा सी डी ई, दिस इज द करेक्ट राइमिंग स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। क्लियर। ऑप्शन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज। अब आपको पता होगा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस है तो ये पास्ट में चेंज हो जाते हैं। तो अब चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर वाज विद जॉय। ऑप्शन बी, राम exclaimed with joy that was a lovely flower. ऑप्शन सी, राम exclaimed with joy that a lovely flower was. ऑप्शन डी, राम said with joy that was a lovely flower. तो बताइए आपका आंसर। यस, द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर बिकॉज राम exclaimed with joy that was a lovely flower। ये बिल्कुल करेक्ट है एंड अप्रोप्रिएट है। क्लियर। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। सो 11 कहता है द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। ये जो लाइन है किस पोएम की, किस वर्क की लाइन है। तो आप ऑप्शन है आपके, ट्रू लव बाय शेक्सपियर, बी ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन, सी डेफोडिल बाय मिल्टन, ऑप्शन डी ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न बाय जॉन कीट्स। यस, द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन। ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो टाइटल है ना, ये बेसिकली मिल्टन ने नहीं दिया था, ये बाद में किसी और ने दिया था। ठीक है, ये देखिए ये एक प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें ऑलरेडी टिक लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीटिंग है। ये लाइक वी वुड से कि ये एक सॉल्व्ड पेपर है जिसमें किसी ने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछ रहा है करेक्ट स्पेलिंग। तो व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कॉन्सोनेंटल। देखिए अगर आपको कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग मालूम है तो आप इसको ईजिली कर लेंगे। तो कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग क्या होती है, CONSONANT कॉन्सोनेंट होता है और इसमें AL जोड़ दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज क्लियर कट आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गॉल्सवर्दीज आइडियाज ऑन द ड्रामा। यानी कि कौन से वर्क में गॉल्सवर्दी के मोस्ट ऑफ द आइडियाज मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जॉसलिन, बी आइलैंड फ्रेसिस, सी द इन ऑफ ट्रांक्विलिटी, डी इंग्लैंड ऑफ फ्री मैन। तो आंसर बताइए। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। सो 13 का है द इन ऑफ ट्रांक्विलिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। यानी कि इसमें आपको वन वर्ड बताना है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम इविल दैट इज बियॉन्ड करेक्शन। अब बताइए कोई ऐसी चीज़ जिसमें कभी करेक्शन किया ही ना जा सके। ऑप्शन ए इम्प्रेग्नेबल, ऑप्शन बी इनअफेसिएबल, ऑप्शन सी इंडेलिबल, ऑप्शन डी इनकरेजिबल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इनकरेजिबल, जिसको कभी करेक्ट किया ही नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको फिक्स प्रपोजिशन फिल करनी है। इट वॉज वेरी जनरस डैश यू टू ऑफर टू हेल्प मी।
तो इसमें बताइए जनरस के साथ कौन सी फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है? अबाउट, फ्रॉम, ऑफ, फॉर। यस, ऑप्शन नंबर सी, ऑफ, जेनरस ऑफ यू। आपको पता ही होगा, तो ये आपका जेनरस ऑफ यू टू ऑफर टू हेल्प मी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको ट्रांसफॉर्म करना है। इसमें बेसिकली रिमूव टू, इसमें टू रिमूव करना है आपको। अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा कि रिमूव टू करने के लिए हमें सो दैट का यूज़ करते हैं। तो देखिए सो दैट किस में है? ऑप्शन नंबर ए, द एप्पल वाज वेरी श्योर। बी, द एप्पल वाज एक्सट्रीमली सोर टू ईट। ऑप्शन सी, द एप्पल वाज सो सोर दैट इट कैन नॉट बी ईटन। इसमें सो एंड दैट का प्रयोग है, बट हमें पास्ट में चाहिए क्योंकि क्वेश्चन हमारा वाज में है, पास्ट में, तो हमें हमारी वर्ब भी पास्ट में ही चाहिए। कैन नॉट प्रेजेंट की होती है तो हमें कुड नॉट का यूज़ करना है। तो ऑप्शन डी देख लेते हैं, द एप्पल वाज सो सोर दैट इट कुड नॉट बी ईटन। यस, द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17, द प्रेजिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, यानी कि इसका आपको पैसिव बनाना है। तो पैसिव में देख लीजिए, ऑप्शन है द गवर्नर वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी, ही वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी, ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, या फिर नन ऑफ द एबव। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, इसको आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो देख लीजिए ऑप्शंस, एवरीवन वुड लव हिज कंट्री। ऑप्शन नंबर बी, एवरीवन शुड लव हिज कंट्री। ऑप्शन सी, हार्डली एनीवन वुड लव हिज कंट्री, ये तो सेंस ही चेंज कर दिया। ऑप्शन नंबर डी, सम पीपल मे नॉट लव हिज कंट्री, ये भी नहीं हो सकता है। तो आप बताइए अपने हिसाब से। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता था, लेकिन ये तब होता जब ऑप्शन नंबर ए नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, और अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर बी की, तो वो भी कहीं ना कहीं सही माना जाता है, लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ए। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्लियर? एवरीवन वुड लव हिज कंट्री। क्वेश्चन नंबर 19, वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाई यू, इसका आपको एक्टिव बनाना है। देख लीजिए ऑप्शन, वाई शुड यू ब्लेम दैम। बी, लेट यू नॉट ब्लेम दैम। वाई यू शुड नॉट ब्लेम दैम, नन ऑफ द एबव। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वाई शुड यू ब्लेम दैम, आप इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाई यू। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्ट्रल एलेजी। तो पेस्ट्रल एलेजी कौन सी है, इसमें देख लेते हैं। एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ऑप्शन बी, इन मेमोरियम। सी, लेसिडास। और डी, ड्यूनो एलेजी। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, बताइए आपका आंसर क्या है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो जो पेस्ट्रल एलेजी होती है उसमें बेसिकली एक शेफर्ड के बारे में बात की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अ फैक्चुअल अकाउंट, ये लिटरेरी टर्म का क्वेश्चन है। अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ एग्जामिन ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर एंड ओड, या फिर ऑप्शन डी, एलेजी। बताइए। एलेजी में ऐसा कुछ नहीं होता। फैक्चुअल अकाउंट, मेमोयर में यात्रा वृत्तांत होता है, ये भी नहीं है। ऑटोबायोग्राफी आपको पता ही है, खुद लिखता है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। A factual account of a person's life, examining all available information, ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इट इज कॉल्ड बायोग्राफी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। इसमें आपको वन वर्ड देखना है। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, यानी कि धीरे धीरे किसी भी बीमारी से रिकवर करना या ओवरकम करना, क्या कहलाता है? पेनेशिया, कॉन्वलेसेंस, प्यूट्रिफेक्शन, या फिर नन ऑफ द एबव। बताइए। ऑप्शन नंबर ए पेनेसिया होता है रामबाण औषधि, किसी भी चीज़ की रामबाण औषधि।
ऑप्शन नंबर बी, यस, ऑप्शन नंबर बी कॉन्वलेसेंस इज करेक्ट आंसर। इसका मतलब होता है किसी भी बीमारी से धीरे धीरे रिकवर करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें आपको डिफरेंशियल की करेक्ट स्पेलिंग देखनी है, तो आप बताइए। पहले तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंट की स्पेलिंग क्या होती है। तो डिफरेंट में डबल एफ डेफिनेटली आता है, तो ए नंबर ऑप्शन को काट दीजिए। अब देखिए बी सी डी में है, डिफरेंशियल एस नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, तो डिफरेंट में टी आएगा, तो टी से ही शियल की साउंड निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। DIFFERENTIAL डिफरेंशियल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइन्स टू ही टू हु आ मैरी नोट वाइल ग्रेसी जॉन डोथ कील द पोट। ये किसने लिखी है लाइन? ऑप्शन नंबर ए जॉन गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ या विलियम शेक्सपियर। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, विलियम शेक्सपियर। ये लाइन विलियम शेक्सपियर ने अपने एक वर्क में लिखी है जिसका नाम है लव स्लेवर्स लोस्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। इसमें से जॉन गाल्सवर्दी ने कौन सा वर्क नहीं लिखा है? ऑप्शन नंबर ए डिवोन टू मी, बी रशिया अमेरिका, सी पास्ट या फिर एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बाकी सब विलियम जॉन गाल्सवर्दी ने लिखी हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस निकालना है। ऑप्शन नंबर ए ही गेव हिम मच टू पेन, बी आई शैल गो जस्ट नाउ, सी ही ऑलवेज गेट सक्सेस सिंस ही हार्डली वर्क, डी आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू। बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे है? देखिए ऑप्शन नंबर ए ही गेव मी मच टू पेन। पेन एक नाउन होता है और नाउन हमेशा क्या लेता है? पहले टू आता है फिर बाद में मच आता है। कैसे? ही गेव मी टू मच पेन, ऐसे लिखा जाएगा, ना कि मच टू पेन। मच टू के बाद हमारा एडजेक्टिव आता है, जैसे पेनफुल। अगर यहाँ पे पेन की जगह पेनफुल कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पेन की यूज़ हो रहा है। जब पेन क्या होता है? पेन क्या होता है? हमारा दर्द, जो कि नाउन है। ही गेव मी टू मच पेन, तो हमारा ए गलत हो गया। सेकेंड, आई शेल गो जस्ट नाउ। देखिए या तो जस्ट लगा लीजिए या नाउ लगा लीजिए, दोनों में से एक लगा लीजिए। और फ्यूचर में जस्ट हम यूज़ नहीं करते हैं, जिसमें शेल लग रहा है तो जस्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जस्ट हमारा सुपरफ्लुअस है। ऑप्शन नंबर सी, ही ऑलवेज गेट सक्सेस सिंस ही हार्डली वर्क्स। अब हार्डली वर्क्स तो नेगेटिव सेंस बना दिया, तो जबकि ये होना चाहिए था ही ऑलवेज गेट सक्सेस सिंस ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो सी भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वो इसलिए क्योंकि ओनली टू का एक अलग मीनिंग भी होता है। ओनली टू का मतलब होता है वेरी। ओनली टू का मतलब होता है वेरी। आई शैल बी वेरी ग्लैड टू सी यू। ओनली टू का मतलब हो गया वेरी। आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू। तो ऑप्शन नंबर डी इज मोर एप्रोप्रिएट आंसर। क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27, हु कोल्ड शेक्सपियर अ जोहान्स फैक्टोटम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड। ये लाइन शेक्सपियर के लिए किसने बोली थी? ऑप्शन देख लीजिए। क्रिस्टोफर मार्लो, ऑप्शन बी सैमुअल जॉनसन, सी रॉबर्ट ग्रीन, डी विलियम वर्ड्सवर्थ। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रिपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब आपको इसमें प्रिपोजिशन फिल करनी है। देखिए मालती इज फेड अप डैश द वेदर। मालती वेदर से परेशान है। ठीक है, अब इसमें फेड अप के साथ कौन सी प्रिपोजिशन आती है आपको पता होगा। ऑप्शन ए फ्रॉम, बी विद, सी ओवर, डी अबाउट। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मालती इज फेड अप विद द वेदर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29, मार्क द पार्ट विद द एरर। इसमें आपको एरर पहचाननी है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन ए, दीज काइंड ऑफ एपरल्स सीम्स टू बी एक्सपेंसिव बट इज रिलेटिवली अफोर्डेबल टू मेंटेन। देखिए अब इसमें आप बताइए।
यस, ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट, क्योंकि दीज प्लूरल है तो दीज के साथ हमारे काइंड यानी कि काइंड्स भी प्लूरल होने ही चाहिए। तो दीज काइंड्स ऑफ अप्रैल सेम्स टू बी एक्सपेंसिव बट इज रिलेटिवली अफोर्डेबल टू मेंटेन। तो ऑप्शन नंबर ए इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, यहाँ काइंड की जगह हम कर देंगे काइंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, द करेक्ट स्पेलिंग इज, यानी कि अब आपको इनमें से करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। देख लीजिए ऑप्शन ए बी सी डी। डिसर्नमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? देखिए DICSERNMENT, डिसर्न डबल सी इसमें लगा है, सी में DIS सिंगल सी, डिसर्नमेंट। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट बेसिकली होता है कोई आइडिया या फिर कोई ओपिनियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी ने इनमें से कौन सा एक वर्क नहीं लिखा है? तो देखिए ऑप्शन ए स्वान सॉन्ग, बी द थॉर्न, सी सेंस प्रोग्रेस, डी फ्लावरिंग वाइल्डरनेस। तो कौन सा आंसर है इसमें? यस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जॉन गाल्सवर्दी ने नहीं लिखा है, बल्कि जो बाकी सभी गाल्सवर्दी ने लिखे हैं, लेकिन जो ऑप्शन बी है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, सो आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, लैप मी इन सॉफ्ट लाइडियन एयर्स, मैरी टू इमोर्टल वर्ड्स सच एज द मीटिंग सोल में पियर्स इन नोट्स विद मैनी अ वाइंडिंग बाउट्स। The above lines appears in El Allegro, Lycidas, song from Arcades, D. El Allegro। Yes, the option number D is correct। ये आपकी जो लाइन है, Lydian airs appears in El Allegro, so option number D is correct answer। Clear? Question number 33, मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन। मिल्टन ने एक पोएम लिखी थी विलियम शेक्सपियर के लिए, उनको डेडिकेट करके, उसका नाम था ऑन शेक्सपियर। तो ये कब पब्लिश हुई थी? देखिए लास्ट ईयर भी इसमें बहुत ज़्यादा विवाद रहे थे और बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत भी किया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर अब आप बता दीजिए। सी और बी को तो हम काट ही देते हैं कि ये तो है ही, हो ही नहीं सकते। अब ऑप्शन ए एंड डी में आप बताइए, 1630 में या 1632 में? देखिए जो ये पब्लिश हुई थी वो 1630 में मिल्टन ने करा दी थी, बाद में ये विलियम शेक्सपियर के सेकंड फोलियो में ऐड की गई थी। ये ऐड की गई थी एनोनिमसली, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। जो पब्लिश कराई थी वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 1630 में ये मिल्टन ने पब्लिश करा दी थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग। इसमें आपको एरर निकालनी है। ऑप्शन देख ले लेते हैं। नाइदर माई ब्रदर नोर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन द वर्क। बताइए। अगर आपने ये वाला रूल पढ़ रखा है नाइदर नोर का, आइदर और का, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा बाद वाला कंजंक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब यूज़ किया जाता है। तो ब्रदर इन लॉ हमारा नोर के पास वाला है, तो ब्रदर इन लॉ हमारा सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। यहाँ पे वाज की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, वॉज। वर्ब की जगह वाज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सिंगुलर की ज़रूरत है यहाँ पे। तो नाइदर माई ब्रदर नोर माई ब्रदर इन लॉ वाज एबल टू हेल्प मी इन द वर्क। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रिपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आप इसमें से प्रिपोजिशन फिल करनी है। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस डैश ग्रोइंग। तो आपको पता होगा इसमें भी एक फिक्स्ड प्रिपोजिशन यूज़ की जाती है। प्रिवेंट्स के साथ कौन सी फिक्स्ड प्रिपोजिशन यूज़ होती है? टू, फ्रॉम, इन, फॉर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रिवेंट्स के साथ फ्रॉम यूज़ किया जाता है। ठीक है, 35 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 36, अमंग फॉलोइंग सेंटेंसेज विच इज़ नॉट करेक्टली पंक्चुएटेड। अब इसमें आपको पंक्चुएशन देखनी है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। ए राम कोमा
द सन ऑफ दशरथ कोमा किल्ड रावण, ठीक है बिल्कुल। ऑप्शन बी देख लेते हैं, मैन ही सैड इज अ पॉलिटिकल एनिमल, देखते हैं। ऑप्शन सी, आई टोल्ड हिम दैट आई वुड हेल्प हिम, ठीक लग रहा है थोड़ा। ऑप्शन नंबर डी, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन सेमीकोलन इवन हिज एनिमीज से सो। तो बताइए आपके हिसाब से कौन सा इसमें ऑप्शन इनकरेक्ट है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट, क्योंकि ही सेड के बाद यहाँ पे कोमा आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ही सेड के बाद एक छोटा सा कोमा आना ही चाहिए। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। Let's move to the next question, that is 37. The character Beatrice and Benedict appeared in Shakespeare's play. अब कौन से प्ले में ये दो कैरेक्टर अपेयर होते हैं, आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए, लव स्लेवर्स लॉस्ट, बी, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, सी, मच अडो अबाउट नथिंग, एंड डी, एज यू लाइक इट। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मच अडो अबाउट नथिंग, ठीक है। 38, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ओड। अब ओड आपने डेफिनेटली पढ़े होंगे, तो बताइए ओड का कौन सा इसमें फॉर्म नहीं है। ऑप्शन ए, पिंडारिक, बी, होरेशन, सी, जैकोबियन, एंड डी, इर्रेगुलर। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जैकोबियन जैसा कोई ओड नहीं होता, बाकी पिंडारिक ओड भी होता है, होरेशन ओड भी होता है, और इर्रेगुलर ओड भी होता है। क्लियर? Question number 39. In the classification of Shakespeare's plays, in which category does the Two Gentlemen of Verona come? यानी कि कौन सी कैटेगरी में टू जेंटल ऑफ वेरोना जो शेक्सपियर की है वर्क है, कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है, बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं, द अर्ली कॉमेडीज, बी, मेच्योर कॉमेडीज, सी, सॉम्बर प्लेज, डी, द लास्ट प्लेज। अगर आपको इसकी डेट मालूम होगी तो आप क्लियरली इसको पहचान जाएंगे। देखिए ये जो द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, ये आया था 1590 के टाइम पीरियड में ये आया था, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, द अर्ली कॉमेडीज। ये जो द टू जेंटल ऑफ वेरोना है, ये अर्ली कॉमेडीज में फॉल करता है, जो कि 1590 में आया था। Now the next question is 40. In which poem of Wordsworth does the line "Our birth is but a sleep and a forgetting" occur? ये जो लाइन है ये कौन सी वर्क में अपेयर होती है वर्ड्सवर्थ के? टिंटन एबे, द रिक्लूज, द प्रिल्यूड, और इमोर्टेलिटी ओड। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ये आपका इमोर्टेलिटी ओड में अपेयर होती है लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41. Which of the following work of William Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided signs of immaturity? बताइए। ऑप्शन ए, द पैशनेट पिलग्रिम, बी, द रेप ऑफ लुक्रीज, सी, वीनस एंड एडोनिस, डी, नन ऑफ द एबव। 6-line स्टेंजा में कौन सी पोएम लिखी गई है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, वीनस एंड एडोनिस लिखी गई है आपकी 6-line स्टेंजा में। तो बता दीजिए 7-line स्टेंजा में कौन सी लिखी गई है? यस, रेप ऑफ द लुक्रीज 7 में लिखी गई है, और वीनस एंड एडोनिस 6-line स्टेंजा में लिखी गई है। क्लियर? तो आंसर है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 42. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी के बारे में कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं, एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी कनेक्टेड नरेटिव, रियली ऐसा तो कुछ नहीं है। देखते हैं आगे और भी क्या ऑप्शन है। बी, एन ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ एज रिटन बाय दैट पर्सन, करेक्ट है। सी, मेमोयर्स डील एट लीस्ट इन पार्ट विद पब्लिक इवेंट्स, करेक्ट है। एंड नोटेड personages अदर देन द ऑथर, एंड ऑटोबायोग्राफी इज अ सेकेंड ऑफ ऑथर्स लाइफ, ये भी करेक्ट लग रहा है। डी, सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी इज अ डिवाइस ऑफन यूज्ड इन द नॉवल। अब आप बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जो कि इसमें गलत दिया गया है। ऑटोबायोग्राफी कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा है कैन नेवर बी कनेक्टेड नरेटिव, नहीं, ये कनेक्टिव नरेटिव होती हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें से आपको ऑप्शंस देखने हैं कि कौन सा कंडीशनल सेंटेंस में
ठीक बैठता है। तो देख लेते हैं, आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट, इसमें आपको बी की फॉर्म्स भरनी है। ऑप्शन ए, आई हैड बीन देयर सिचुएशन वाज डिफरेंट। अब आपको ये मालूम होगा, सेंस से पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड कंडीशनल है। तो थर्ड कंडीशनल में आपको पता होगा कि क्या लगता है। देख लीजिए ऑप्शन आगे भी। ऑप्शन बी, आई वॉज देयर सिचुएशन वॉज डिफरेंट। सी, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। डी, हैड आई बीन देयर सिचुएशन हैड बीन डिफरेंट। तो ऑप्शन आप देख लीजिए अपने हिसाब से। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। अगर आप इसको इफ से भी बनाएंगे तो भी ये ठीक रहेगा, जैसे इफ आई हैड बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन अगर आप इफ को ओमिट करेंगे तो आप इसको इन्वर्जन में बनाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। सो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, द बॉस वांटेड टू नो डैश डन द जॉब। अब इसमें आप बताइए, ए, हाउ आई हैड, बी, दैट हाउ हैड आई, सी, हाउ वुड आई हैव, डी, हाउ हैड आई। देखिए ऑप्शन नंबर डी एंड सी तो क्लियर कट है ही नहीं। अगर थोड़ी भी ग्रामर का नॉलेज है आपको तो सी भी नहीं है और आपका डी भी नहीं है। अब ए एंड बी में कंपटीशन है। अब आपको पता होगा ये इनडायरेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो कंजंक्शन की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे दैट का भी यूज़ नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर हो गया ए, द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड डन द जॉब। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज करेक्टली स्पेल्ड। अब इसमें आपको करेक्ट स्पेल्ड ढूंढनी है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए, कॉम्प्रिहेंसिबल, बी, कंटेम्प्टिबल, सी, कार्पोरल। अब नन ऑफ दीज बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बी कैसे? क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ पे एच के बाद ई आएगा ना कि ए, और सी कॉर्पोरल में सी के बाद ओ आएगा। कॉर्पोरल पनिशमेंट आपने सुनी होंगी, फिजिकल पनिशमेंट स्कूल में पहले दी जाती थी, हालांकि अब तो नहीं दी जाती हैं। तो कॉर्पोरल में सी ओ आएगा। तो हमारा सी भी गलत है, डी तो है ही नहीं, ए भी गलत है क्योंकि एच के बाद ई आना चाहिए, और हमारा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर इज बी, कंटेम्प्टिबल। बेसिकली कंटेम्प्टिबल का मतलब होता है कोई घिनौना या लो लेवल की कोई चीज़ के लिए बोलते हैं, ठीक है, जो घृणित होती है एकदम। क्वेश्चन नंबर 46, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आपको फिगर ऑफ स्पीच पहचाननी है। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, यानी कि एक झलक में मैंने 10,000 देखे। अब एक झलक में आप 10,000 कैसे देख सकते हो, बताइए। ऑप्शन ए, ऑक्सीमोरॉन, बी, हाइपरबली। कुछ लोग इसको हाइपरबोल पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, इसको हाइपरबली पढ़ा जाता है। ऑप्शन सी, पन, एंड डी, ट्रांसफर्ड एपिथेट। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज हाइपरबली। 10,000 सो आई एट अ ग्लांस, एक ही झलक में आपने 10,000 कैसे देख लिए? इट इज़ नॉट पॉसिबल ना, ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, द टर्म नॉवल रेफर्स टू। अब नॉवल क्या होता है देख लेते हैं ऑप्शंस। नॉट रेफर टू, हाँ इसमें आपने पूछा है नॉट रेफर टू, यानी कि कौन सा इसमें सही नहीं है। ऑप्शन ए, प्रोज फिक्शन, बी, अ प्रोज नरेटिव हैविंग कैरेक्टर्स एंड अ प्लॉट, सी, अ ट्रीटीज ऑन करंट सोशल प्रॉब्लम, डी, अ लिटरेरी फॉर्म दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम इटालियन नोवेला। बताइए कौन सा आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जो कि नॉवल के रिगार्डिंग सही नहीं है। ये करंट सोशल प्रॉब्लम्स से डील नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, लाइजेंडर इज अ कैरेक्टर इन। अब लाइजेंडर किस वर्क में, शेक्सपियर के किस वर्क में अपेयर होता है? ऑप्शन ए, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, बी, किंग लियर, सी, कॉमेडी ऑफ एरर, डी, रोमियो एंड जूलियट। बताइए आपका आंसर। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, ये इसमें अपेयर होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, अ 7 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर स्टेंजा राइमिंग ए बी बी सी सी इज कॉल्ड। अब बताइए क्या कहलाता है? 7 लाइन का स्टेंजा होता है, उसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है?
ऑप्शन ए हीरोइक कपलेट, बी टरसेट, सी राइम रॉयल या फिर डी टर्जा राइमा। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, राइम रॉयल। राइम रॉयल को चौसेरियन स्ट्रेंजा भी बोलते हैं, जिसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी बी सी, जो 7 लाइन स्ट्रेंजा होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। इसमें से जॉन मिल्टन ने कौन सा वर्क नहीं लिखा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑफ एजुकेशन, एरोपेजिटिका, ऑन शेक्सपियर, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जो कि हमारे जॉन मिल्टन साहब ने नहीं लिखा है। जो हमारा डी ऑप्शन है, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ये किसने लिखा है? ये लिखा है मैथ्यू प्रायर ने। क्लियर। बाकी सब मिल्टन ने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। जो वर्ड्सवर्थ ना एकमात्र प्ले है, जो वर्ड्सवर्थ ने सिर्फ एक ही प्ले लिखा था अपने लाइफ टाइम पीरियड में। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोज ट्रेजेडी, बी इपिक, सी वर्स ट्रेजेडी, डी ओड। यस, इट इज सी। ये आपका वर्स ट्रेजेडी है, जो कि वर्स में लिखी गई है। क्लियर। ऑप्शन नंबर 52, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको एरर देखनी है। ऑप्शन ए, राजीव वाज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर वाज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। बताइए आप आंसर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसमें एरर है, देख लीजिए एरर कहाँ पे है। एरर इसमें वर्ब में है, यहाँ वाज की जगह वर आएगा। कैसे? राजीव वाज हैप्पी, राजीव खुश था। दैट संजय एंड हिज सिस्टर, संजय एंड हिज सिस्टर यानी कि 2 लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ सिंगुलर क्या कर रहा है, उसकी जगह पे हम लगाएंगे वर। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें आपको एनक्रिप्ट की करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। ऑप्शन ए ENCRYPT, बी ENCRIPT, सी ऑप्शन देखते हैं ENKRIPT, डी ENCKRIPT। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एनक्रिप्ट। आपने एनक्रिप्ट होगा ना, गूढ़ जो लैंग्वेज होती है, जो लाइक उसको इजीली पढ़ा नहीं जा सकता, थोड़ी कोड लैंग्वेज में लिखी होती है, तो उसको बोलते हैं एनक्रिप्ट। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें भी आपको एरर देखनी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट अ सीरियस डिसीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट। बताइए। देखिए, इसमें आंसर पहले मतलब लगे हुए हैं, जिसका भी ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, तो उन्होंने ये सॉल्व कर रखा है। जैसे मैंने आपको बताया है, ये प्रीवियस ईयर है और सॉल्व्ड पेपर है, तो ये वही एग्जैक्ट डिट्टो पेपर है जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो इसमें आंसर्स लगे हुए हैं, तो आप थोड़ा उनको इग्नोर कीजिएगा और अपने माइंड से आंसर दीजिएगा, देख देख के कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और ऐसा क्यों है तो ऐसा क्यों नहीं है। तो सारे ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं ना, वो आपकी टिप्स पे होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पे यू की जगह ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक जनरल पर्सन की बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। ईच सिगरेट विच अ पर्सन एक जनरल सेंस में बात हो रही है, किसी मेरे या आपके बारे में नहीं हो रही है, वो किसी भी एक जनरल सेंस में बात हो रही है। तो अ पर्सन के लिए जनरल सेंस में हम ही का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रिपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें आपको प्रिपोजिशन फिल करनी है। दीज बॉक्सेस आर वेरी हैवी, दे आर फुल डैश बुक्स। बताइए। दे आर फुल, ए, विद, ऑफ, इन, फ्रॉम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑफ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। 56, what is the grammatical status of the underlined word in the following sentence? Vasco da Gama was the first to round the Cape of Good Hope। इसमें से आपको इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। बताइए, राउंड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? देखिए, लास्ट ईयर पार्ट ऑफ स्पीच से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और राउंड से ही 3 क्वेश्चन आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके सामने ये रहा और बाकी ये भी आगे भी आएंगे।
तो राउंड की पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे राउंड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वर्ब ही हो गया ना ये। तो राउंड क्या है आपका, वर्ब है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट अ क्लोजेट ड्रामा। अब क्लोजेट ड्रामा अगर आपने लिटरेचर में थोड़ा सा भी लिटरेरी टर्म्स पढ़े हैं आपने तो आपको पता होगा कि क्लोजेट ड्रामा क्या होता है। क्लोजेट ड्रामा बेसिकली होते हैं जो ड्रामा टू बी रीड होते हैं, वो स्टेज परफॉर्मेंस के लिए नहीं होते। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज़ अ ड्रामा फुल ऑफ ट्रीजरी एंड इंट्रीग्स। A closet drama essentially has double plots. A closet drama is intended to be read rather than to be staged in a theater. थोड़ा ठीक लग रहा है। D, it deals with gentlemen and ladies living in a policed society. तो आप बताइए आपका आंसर क्या है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसमें मैंने आपको बताया कि इनको स्टेज नहीं किया जाता, इनको परफॉर्म नहीं किया जाता है, बेसिकली इनको लिखा जाता है, बस इसको रीड किया जाता है। क्लियर, ना कि परफॉर्म किया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, द प्रोस गोथिक नॉवल डिनोट्स। अब गोथिक नॉवेल्स क्या होते हैं, गोथिक नॉवेल्स बेसिकली होते हैं थोड़ी हॉरर होते हैं इसके अंदर, और थोड़ा डेंजरस होता है, ग्लूमी होते हैं, सैड होती है, लाइक थोड़ा डरावनी चीज़ें इसमें आपको शो की जाती हैं। तो देखते हैं। A, the medieval type of architectural work. B, a type of prose fiction which has been set in the Middle Ages, often suffused with gloomy castle. C, a novel full with mysteries in modern age. D, a type of fiction with exotic settings. बताइए आपका आंसर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है, ग्लूमी कैसल होता है, यानी कि डरावनी चीज़ होती हैं, सैडनेस से भरी होती हैं, डरावनी होती हैं, हॉरिफिक चीज़ें होती हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज that undertakes to discuss a matter, express a point of view, persuades us to accept a thesis on any subject or simply entertain. बताइए ऑप्शन ए बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, एसे, ओड। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आपको पता होना चाहिए प्रोज, जब यहाँ पे वर्ड प्रोज यूज कर दिया है आपने तो प्रोज से ही समझ जाना चाहिए। तो प्रोज चीज़ क्या होती है, ऐसे ही होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करनी है। वी डिडंट गेट होम डैश 2 AM, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए, एट, आफ्टर, टिल, टू। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्यों, देखिए हमें सबको पता है कि टाइम के साथ, टाइम डिनोटिंग चीज़ों के साथ में हम एट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सेंस देखिए, सेंस क्या बोल रहा है। वी डिडंट गेट होम, हम 2 बजे तक घर नहीं पहुँचे, तो नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो इसलिए हम टिल का प्रयोग करेंगे कि हम तक नहीं पहुँचे, 2 बजे तक नहीं पहुँचे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 61, माई व्यूज़ मे बी डिफरेंट डैश योर्स बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट डैश योर इंटरेस्ट। अब आपको पता होगा फिक्स प्रोपोजिशन के डिफरेंट के साथ हमेशा क्या आता है, फ्रॉम आता है। तो फ्रॉम किस किस में है, ए एंड बी में है, तो सी काट दीजिए और डी काट दीजिए। अब आगे देखते हैं, डिफरेंट फ्रॉम योर्स, तो ए हो गया, डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है। एंड इसमें आगे लिख रहा है बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट टू, और इनडिफरेंट के साथ हमेशा टू आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 62, द फोर्साइट सागा, द फोर्साइट्स बिलोंग टू। फोर्साइट सागा में फोर्साइट्स जो एक फैमिली है तो वो किससे बिलोंग करती है, अ कंट्री साइड फैमिली, अ टिपिकल सिटी फैमिली, द फैमिली ऑफ इमेजिनरी आइलैंडर्स, डी नन ऑफ द अबव। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। द फोर्साइट सागा, the Forsyth family belong to the typical city family. Clear, option number B is correct answer. Question number 63, some statements have been given here for tragedy, find out correct statement। ये भी आपका लिटरेरी टर्म से है, देख लेते हैं ऑप्शन। इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 में से फिर नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें से 2-2 सही हैं, तो 2-2 के हिसाब से आपको पहचानने हैं। देखिए ट्रेजेडी क्या होती है। It is representation of serious actions leading a joyous conclusion for tragic hero.
सेकेंड, द ट्रेजिक हीरो विल इवोक बोथ आवर पिटी एंड टेरर। थर्ड, द हमर्शिया बिकम्स द रीजन ऑफ हिज डिमाइस। फोर, द ओरिसीज इन ट्रेजेडी इज रिवर्सेबल इन हिज फॉर्चून फ्रॉम हैप्पीनेस टू डिजास्टर। अब आप बताइए कि ऑप्शन क्या सही है आपके अकॉर्डिंग। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कैसे, अब हम आपको बता देते हैं। देखिए, पहला देखिए, ये कभी भी जॉयस कंक्लूजन नहीं होता। ट्रेजेडी में मार धाड़ इतनी ज़्यादा होता है तो एट द एंड सभी का देहांत हो जाता है, चाहे उसकी लाइक आपका हीरो हो, उसकी भी डेथ हो जाती है, उसकी फैमिली की भी बहुत ज़्यादा डेथ होती है, सभी फैमिली मेम्बर्स ऑलमोस्ट और सारे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ऑन स्टेज उनकी सभी की डेथ हो जाती है। तो ये कभी भी जॉयस कंक्लूजन नहीं देता है। ऑप्शन नंबर 2, द ट्रेजिक हीरो विल इवोक बोथ आवर पिटी एंड टेरर, ये सही लग रहा है, पिटी एंड टेरर दोनों होते हैं। ऑप्शन सी देख लेते हैं, द हैमरशा बिकम्स द रीजन ऑफ हिज डिमाइस। हाँ, ये भी ठीक लग रहा है, जो हैमरशा डाउनफॉल होता है उसका एरर इन जजमेंट होता है, वही उसका क्या होता है, डिमाइस की तरफ उसको लेके जाता है। ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं, द एनाग्नोरिसिस इन ट्रेजेडी इज रिवर्सेबल इन हिज फॉर्चून फ्रॉम हैप्पीनेस टू डिजास्टर। देखिए, हो सकता था, लेकिन लाइक हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट 2 and 3 ही है। ठीक है, सो द आंसर इज सी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। इसमें से जॉन गाल्सवर्दी ने कौन सा प्ले नहीं लिखा है। ऑप्शन देख लेते हैं, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ और द एप्पल कार्ट। बताइए। जस्टिस उन्होंने लिखा है, ठीक है, कब लिखा है, 1910 में लिखा है। सिल्वर बॉक्स लिखा है इन्होंने 1906 में। स्ट्राइफ 1909 में। एंड जो सी है एप्पल कार्ट, ये इन्होंने नहीं लिखा है, ये गाल्सवर्दी ने नहीं लिखा है, ये बेसिकली लिखा था जीबी शॉ ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जीबी शॉ ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 65, इन विलियम्स वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी हाईलैंड लैश इज, वो कहाँ से बिलोंग करती है, आयरलैंड से, स्कॉटलैंड से, अरेबियन सैंड से, या फिर नन ऑफ दीज से। बताइए। लैश, द सोलिटरी हाईलैंड लैश क्या होती है, लैश मतलब होती है लड़की, और लेड, LED लेड होता है लड़का, लैश एंड लेड। ठीक है, तो लैश लड़की होती है, तो ये लड़की कहाँ से बिलोंग करती है। यस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी। क्वेश्चन नंबर 66, जैक बार्थविक इज अ कैरेक्टर इन, जैक बार्थविक किस में है, आपको पता होगा जैक बार्थविक की स्टोरी गाल्सवर्दी ने लिखी है, जिसमें वो सिगरेट बॉक्स चुराता है एंड पर्स चुराता है लड़की का। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, द सिल्वर बॉक्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जैक बार्थविक अपेयर होता है किसमें, द सिल्वर बॉक्स में। क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए, इट इज़ रिटन बाय अ ग्रेट ऑथर ऑन द लाइफ ऑफ अ फेलो ऑथर, नहीं, फेलो ऑथर के बारे में तो नहीं होता, खुद ही लिखता है वो अपने आप। ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ रिटन बाय अ स्कॉलर ऑन द लाइफ ऑफ अ फेलो स्कॉलर, ये भी नहीं है। सी, इट इज़ अ मेमोयर, नहीं, इट इज़ नॉट अ मेमोयर, इट इज़ काइंड ऑफ, और कह सकते हैं काइंड ऑफ, बट इट इज़ नॉट अ मेमोयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज ऑल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, द कन्फेशंस ऑफ सेंट एगस्टीन रिटन इन 4th century। यस, करेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ये फर्स्ट एवर ऑटोबायोग्राफी है जो लिखी गई थी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन ने कौन सा वर्क नहीं लिखा है इनमें से। ऑप्शन, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ऑप्शन बी, ऑन द लेट मैसेकर इन पीमॉन्ट, सी, द इनर विजन, एंड डी, ऑन द अराइविंग ऑफ द एज ऑफ 23। बताइए आपका आंसर क्या होगा। देखिए, पहला उन्होंने लिखा है ओड ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट, ये भी मिल्टन ने लिखा है, सेकंड भी मिल्टन ने लिखा है, डी भी मिल्टन ने लिखा है, एंड सी, जो सी है, सी हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि मिल्टन ने नहीं लिखा है। तो ये लिखा किसने, ये लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 69,
द करेक्ट स्पेलिंग इज, अब आपको इसकी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है गायनोकोलॉजिस्ट की। गायनोकोलॉजिस्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? देखिए ऑप्शन ए GINOCOLOGIST, बी GAENECOLOGST नहीं, सी GAYNE नहीं, ऑप्शन नंबर डी, यस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, गायनोकोलॉजिस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बैलेड। बैलेड का कौन सा इसका एक विशेष या फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। इट टेल्स अ स्टोरी ऑफन विद अ म्यूजिकल accompaniment, B it usually deals with a single episode, C it is comic in nature, D the story is told through dialogue and action। बताइए आपका आंसर क्या है, कौन सा सही नहीं है? ठीक है, यस ऑप्शन नंबर सी इसमें सही टिक लग रहा है। इट इज़ कॉमिक इन नेचर, नहीं, जो बैलेड होता है वो कॉमिक नहीं होता है, बाकी सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। दिस स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटीफुली टोल्ड, तो बताइए क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, दिस स्टोरी इज़ नरेटेड ब्यूटीफुली, ऑप्शन बी, दिस स्टोरी इज कम्युनिकेटेड सो ग्रेसफुली, ऑप्शन सी, हाउ ग्रेसफुल द राइटर इज इन टेलिंग द स्टोरी, ऑप्शन डी, हाउ ब्यूटीफुली दिस स्टोरी इज टोल्ड। यस, द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। द स्टोरी इज वेरी ब्यूटीफुली टोल्ड का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा हाउ ब्यूटीफुली दिस स्टोरी इज टोल्ड। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें आपको फिक्स्ड प्रपोजिशन देखनी है। आई ब्रोक दिस ग्लास डैश एक्सीडेंट, मैंने गलती से ये ग्लास तोड़ दिया, गलती से मुझसे ये ग्लास टूट गया, तो क्या होगा इसमें? हाँ, फिक्स्ड प्रपोजिशन है तो एक्सीडेंट के साथ क्या लगता है? बाय एक्सीडेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, आई ब्रोक दिस ग्लास बाय एक्सीडेंट। क्लियर, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 73, द लाइन Thy soul was like a star and dwelt apart appears in, ये लाइन कौन सी वर्क में अपेयर होती है? आप बताइए। लंदन 1802, द डायनास्ट, थर्ड द अनचेंजेबल, डी अ कंसोलेशन। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लंदन 1802, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था मिल्टन के लिए। ये एक सोनेट है जिसमें ये लाइन अपेयर होती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 74, which of the following authors has written the lines, for fear of which hear this thou age unbade, ere you were born was beauty's summer dead। ये लाइन किसने लिखी है? जॉन गोल्सवर्दी, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। सो दीज लाइन आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, नो डाउट। और ये किस में लिखी है विलियम शेक्सपियर ने? तो ये विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 104 है। ठीक है, सोनेट नंबर 104। ठीक है, ये इनका सोनेट है, विलियम शेक्सपियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 75, कोक्शन इज अ कैरेक्टर इन, अब जो कोक्सन है वो किस प्ले में आता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए जस्टिस, मैकबेथ, एरोपेजिटिका, एज यू लाइक इट। यस, ये जस्टिस में आता है जो कि गोल्सवर्दी ने लिखा था। ठीक है, 1910 में। क्लियर। 76, क्वेश्चन नंबर 76, अ स्टोरी इन वर्ड्स और प्रोज विद अ डबल मीनिंग। अब डबल मीनिंग किस में होता है? आपको लिटरेरी टर्म्स आपने पढ़े होंगे, तो डबल मीनिंग कौन सी टर्म्स में होता है आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। अ सटायर, बी आयरनी, सी एलिगरी, बी फेबल। यस, इट इज एलिगरी। ठीक है, स्पीकिंग अदरवाइज होता है कि एक की आड़ में दूसरी स्टोरी इसमें बोली जाती है, कहते कुछ हैं उसी के उसका एक अंदर इंट्रिंसिक मीनिंग होता है, उसके थ्रू कुछ और भी बात बोली जाती है, दैट इज कॉल्ड एलिगरी। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट? आई रिपीट, ये अपोजिट नहीं है, ये अपोजिट है। ये वो ओ वाले अपोजिट का उल्टा है, वो अपोजिट होता है डिफरेंट, अलग, उसका उल्टा, और ये अपोजिट है एप्रोप्रिएट। सो इसका सिनोनिम हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, सुटेबल।
ठीक है। लेकिन वो ओ वाला अगर ऑपोजिट आ गया तो उसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्ट्रेरी, ठीक है, कॉन्ट्रेरी हो जाएगा। लेकिन ये अपोजिट है, अपोजिट का होता है सुटेबल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 78, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कंसिडर 4 ऑप्शंस कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। इसमें से आपको एरर देखनी है। देखिए ऑप्शन ए 15 माइल्स आर लॉन्ग वे टू वॉक, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है इसमें, क्योंकि 15 माइल्स एक यूनिट है और यूनिट हमेशा सिंगुलर काउंट की जाती है, तो यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा, इज। 15 माइल्स इज लॉन्ग वे टू वॉक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 79, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसमें ये भी लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने क्या किया था, एसोनेंस लगाया था, जो कि उनके हिसाब से लाइक कहीं ना कहीं ठीक भी था। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात आती है तो वहाँ पे ये ऑप्शन चेंज हो, आंसर चेंज हो जाता है। देखिए अलोन अलोन ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी, तो इसमें ए का बार बार रिपीटेशन हो रहा है और डब्ल्यू डब्ल्यू का भी बार बार रिपीटेशन हो रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ एलिट्रेशन। क्लियर। अब एसोनेंस और एलिट्रेशन में एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, जो कि आपको क्लासेस में पढ़ना ही होगा, समझना ही होगा। अगर आप पढ़ना अच्छे से चाहते हैं एलिट्रेट टर्म्स को, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप एम.एच. अब्राम्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ें, वो बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो यहाँ पे 79 का आंसर हो गया एलिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 80, फाल्डर इज अ कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय जॉन गर्ल्सवर्दी। जॉन गर्ल्सवर्दी के कौन से प्ले में फोल्डर अपीयर होता है, बताइए। ऑप्शन ए सिल्वर बॉक्स, बी जस्टिस, सी स्ट्राइफ, डी लॉयल्टीज। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ये जस्टिस में अपीयर होता है। क्वेश्चन नंबर 81, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको अकॉर्डिंगली आपको आंसर देख के फिल करना है। डैश इज अ कनेक्टेड नरेटिव। देखो अभी ये आंसर पहले क्वेश्चन में आया था कि वो उसमें नेगेटिव पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो ऑटोबायोग्राफी था ना, उसमें पूछा था कि ऑटोबायोग्राफी नरेटिव कनेक्टेड नहीं होता, कनेक्टेड नरेटिव नहीं होता है, तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया ऑटोबायोग्राफी के बारे में। कभी कभी बहुत मुश्किल होता है ऐसे कि हमारे क्वेश्चन पेपर में ही आंसर मिलता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पेपर में ही आंसर छिपा हुआ था कनेक्टिव नरेटिव, तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। ऑटोबायोग्राफी इज अ कनेक्टिव नरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ विद सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 82, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको एरर देखनी है, देख लेते हैं ऑप्शंस। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स, बताइए कौन सा इसमें गलत है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसमें इसलिए गलत है क्योंकि इसका जो वर्ब है वो गलत लगा हुआ है। द नंबर ऑफ पीपल हमेशा सिंगुलर होता है, द नंबर हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे वर की जगह पे क्या आएगा, वॉज। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वाज सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स, तो यहाँ पे वाज आएगा। अगर यहाँ पे आता आ नंबर ऑफ पीपल तो हमारा वर आ जाता है, लेकिन यहाँ द नंबर लग रहा है तो द नंबर हमारा सिंगुलर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली, इसमें भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है। टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, यानी कि किसी को अपनी कंट्री से बाहर निकाल देना। ऑप्शन देख लेते हैं। रिपैट्रिएट, बी इमिग्रेट, सी इमिग्रेट एंड डी एक्सपैट्रिएट। बताइए ऑप्शन, किसी को किसी की कंट्री से निकाल देना क्या कहलाता है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इसका कहते हैं अगर आपको आपकी कंट्री से बाहर निकाल दिया जाए, देश निकाला दे दिया जाए, तो वो कहलाता है एक्सपेट्रिएट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। लास्ट फेज में कौन सा नहीं आया, तब आपको पता होना चाहिए ये कब कब आए थे। इनकी डेट अगर आपको याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये लास्ट फेज में है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए मच अडू अबाउट नथिंग, बी द टेम्पेस्ट, सी सिम्पलिन, डी द विंटर स्टिल। देखते हैं।
मच विंटर्स टेल कब आया था? 1609 में। सिम्बलिन कब आया था? 1611 में। टेम्पेस्ट कब आया था? 1611 में। मच अडू अबाउट नथिंग आया था 1598 में। क्लियर? तो लास्ट फेज में ये तीनों हैं। द टेम्पेस्ट 1611 में आया था, सिम्बलिन भी 1611 में आया था, और द विंटर्स टेल है आपका 1609 में आया था। तो मच अडू अबाउट नथिंग हमारा इसमें आंसर हो गया। ठीक है, जो इसमें बिलोंग नहीं करता लास्ट फेज से, क्योंकि ये स्टार्टिंग के फेज से बिलोंग करता है। ठीक है, क्लियर? सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब इसमें आ गए हमारे, आपको इसमें एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उनसे फिल करना है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं पैसेज को। Buildings do not make dash university, it is the teachers and dash and their pursuit of knowledge which dash the soul of a university. The university is the sanctuary of the dash life of a country. The healthy root of national life are to be found in the people dash are the wellspring of national awakening. They are the spirit behind revolutionary dash of the society. When we give education, we start a ferment of debate and discussion of the फर्स्ट डैश। तो बताइए, बिल्डिंग डू नॉट मेक डैश यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कैसी यूनिवर्सिटी, इसमें कौन सा आर्टिकल बनना है आपको? आ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी या वन यूनिवर्सिटी। तो आपको पता होगा यूनिवर्सिटी आपका कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, यू से शुरू हो रहा है, तो आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, आ यूनिवर्सिटी। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, आ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भरेंगे आ यूनिवर्सिटी। क्लियर? अब आ जाइए सेकेंड पे। इट इज़ द टीचर्स एंड डैश, ये टीचर्स हैं और डैश हैं, दैट एंड देयर परस्यूट ऑफ नॉलेज। टीचर और कौन है जो लाइक एक यूनिवर्सिटी बिल्ड करने में मदद करते हैं? टीचर्स होते हैं, और कौन होते हैं? एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, पीपल्स होते हैं, द वाइस चांसलर्स होते हैं। बताइए कौन होते हैं जो यूनिवर्सिटी को बिल्ड करने में मदद करते हैं? यस, टीचर्स एंड प्यूपिल्स। टीचर्स एंड प्यूपिल्स, ये पीपल नहीं है, ये प्यूपिल्स है। ठीक है, बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 87 के ऑप्शंस देख लेते हैं। 87 में क्या कह रहा है? मेक फॉर्म्स क्रिएट मेक्स, यानी कि इट इज़ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड देयर परस्यूट ऑफ नॉलेज विच डैश द सोल ऑफ आ यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटी की सोल बनाती है। तो कौन होते हैं वो लोग? कौन होते हैं? टीचर्स हैं एंड प्यूपिल्स हैं। तो ये प्लूरल हो गया, तो बताइए प्लूरल में कौन हो गया? क्रिएट सिंगुलर हो गया, मेक सिंगुलर हो गया, फॉर्म सिंगुलर हो गया, लेकिन यहाँ पे टीचर एंड प्यूपिल्स की बात हो रही है जो कि प्लूरल्स हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए, मेक। ठीक है, यहाँ पे मेक आ जाएगा। ठीक है, मेक। इट इज़ द टीचर्स एंड प्यूपिल्स एंड देयर परस्यूट ऑफ नॉलेज विच मेक। ठीक है, मेक द सोल ऑफ अ यूनिवर्सिटी। नाउ द सेकेंड वी हैव द यूनिवर्सिटी इज द सेंचुरी ऑफ द डैश। क्या है? सेंचुरी ऑफ द डैश है लाइफ ऑफ अ कंट्री। बताइए ऑप्शन, सोशल है, ह्यूमन है, नेशनल है या इंटेलेक्चुअल है? यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, इंटेलेक्चुअल है। ठीक है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स हम फिल कर देंगे। द यूनिवर्सिटी इज द सेंचुरी ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स लाइफ ऑफ अ कंट्री। करेक्ट। नेक्स्ट, द हेल्दी रूट्स ऑफ नेशनल लाइफ आर टू बी फाउंड इन द पीपल। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, तो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देख लेंगे। आर द वेल स्प्रिंग्स ऑफ द नेशनल अवेकनिंग्स, दे आर द स्पिरिट बिहाइंड रिवोल्यूशनरी। अब देखो, दे यहाँ पे आगे भी जाके देखिए, आपको पूरा पैसेज पढ़ने के बाद तो आंसर खुद मिल भी जाते हैं। आगे दे लगा है, तो कोई ना कोई ऐसा प्रोनाउन होगा जो दे से मैच करता होगा, या फिर दे का सेंस होगा। देखो ऑब्वियसली इसमें दे ही दे रखा है, एग्जैक्ट दे ही दे रखा है, तो यहाँ पे दे ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए, दे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दे आर द वेल स्प्रिंग्स ऑफ नेशनल अवेकनिंग्स। ठीक है, दे। आगे, दे आर द स्पिरिट बिहाइंड रिवोल्यूशनरी डैश ऑफ सोसाइटी। अब कैसी रिवोल्यूशनरी सोसाइटी है? आगे ऑप्शन देख लेते हैं। मूवमेंट्स,
मूवमेंट्स, अचीवमेंट्स, पीपल, बताइए। दे आर द स्पिरिट बिहाइंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लास्ट पे आ जाते हैं। When we give education, we start a ferment of debate and discussion of first dash principle, principles, कौन सा प्रिंसिपल आएगा, ए वाला, बी वाला, इश्यूज, या फिर डी क्वेश्चंस, बताइए। अब ये तो पता है कि प्रिंसिपल्स ही आएगा, कौन सा पहले प्रिंसिपल आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो बी में यानी कि सिद्धांत वाला प्रिंसिपल आएगा, सिद्धांतों की बात हो रही है यहाँ पे, किसी प्रधानाचार्य की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बी प्रिंसिपल्स। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 92 पे। वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी सेवरल पार्ट्स। अब आपको यहाँ पे भी प्रिपोजिशंस, देखिए प्रिपोजिशंस तो भर भर के आई हैं लास्ट ईयर के पेपर में, तो आपको मेक श्योर कीजिएगा कि आप रेन एंड मार्टिन से प्रिपोजिशन काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि रेन एंड मार्टिन की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो लाइक होता है कि जो आयोग है उसी में से पेपर बनाते हैं, तो आपको वो अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए प्रिपोजिशंस की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैश सेवरल पार्ट्स, यानी कि डिवाइड के साथ आपको पता होगा डिवाइड इनटू होता है, डिवाइड इनटू, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 93, आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ, मैंने उसे लास्ट मंथ से नहीं देखा, तो यहाँ क्या दे रखा है, लास्ट मंथ पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है या पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, बताइए। लास्ट मंथ होता है पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सिंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट डैश एनी एक्सक्यूज। अब यहाँ पे भी फिक्स्ड प्रिपोजिशन है, देख लीजिए कौन सी एडमिट के साथ कौन सी फिक्स्ड प्रिपोजिशन आती है, इन, ऑफ, फॉर या टू, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एडमिट के साथ हमेशा ऑफ आती है, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूजेस, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इसमें से कौन सा ऑप्शन मिसमैच्ड है। देखिए ये लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था ये एफ कर दिया गया था, क्योंकि इसके ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, आप देखिए कौन सा मिसमैच है। विलियम शेक्सपियर ने क्या लिखा है, ट्रू लव, करेक्ट, उन्होंने लिखा है। विलियम शेक्सपियर ने क्या कार्पे डाइम लिखी है, जिसका मतलब होता है सीज द डे, नहीं, उन्होंने विलियम शेक्सपियर ने कार्पे डाइम नहीं लिखी। अब मैं आगे बताती हूँ आपको, पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन सी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने रिवोल्यूशन लिखा है, नहीं, उन्होंने रिवोल्यूशन नहीं लिखा, उन्होंने क्या लिखा था फिर वो मैं आपको बताऊंगी। ऑप्शन देख लेते हैं डी, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ ने रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, यस, ऑप्शन ए एंड डी तो करेक्ट हैं, मिसमैच नहीं है, बिल्कुल सही मैच्ड हैं। लेकिन जो मिसमैच्ड हैं बी एंड सी हैं, कैसे, विलियम शेक्सपियर ने कोई भी कार्पे डाइम नाम की कोई भी पोएम या वर्क नहीं लिखा है, बट यस विलियम शेक्सपियर ने कार्पे डियम जो कार्पे डियम का यूज़ किया है, कार्पे डियम होता है सीज द डे, तो इसका उन्होंने जिक्र किया है, सिर्फ अपने वर्क में जिक्र किया है। एज फार एज आई कैन रिमेंबर इट वॉज यूज इन आई थिंक 12th नाइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सर्च कर लीजिएगा। 12th नाइट में उन्होंने इसको सिर्फ इसका जिक्र किया है कि कार्पे डियम का जिक्र किया है कि सीज द डे या प्लग द डे, एंजॉय द डे, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई पोएम नहीं लिखी है। तो ऑप्शन सी देख लेते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ ने रिवोल्यूशन नहीं लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखा था, ना कि रिवोल्यूशन, इसलिए बी एंड सी दोनों गलत थे, दोनों ही गलत थे, एक नहीं दोनों ही गलत थे, इसलिए इस क्वेश्चन को लास्ट ईयर एफ में कर दिया गया था, क्लियर। तो यहाँ पे भी हम इसको एफ ही कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन, ये ऑप्शन बताइए, आप ऑप्शन देख के बताइए। फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन किसको बोला था उन्होंने, हीरो एंड लिएंडर, द रेप ऑफ ल्यूक्रीज, सी वीनस एंड एडोनिस, या फिर कॉमेडी ऑफ एरर्स। यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। विलियम शेक्सपियर ने अपने वीनस एंड एडोनिस को बोला था द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 97, द कैरेक्टर्स ओफेलिया एंड गास्ट्रूड, देखो ये गास्ट्रूड नहीं है, ये स्पेलिंग ही गलत प्रिंट हुई थी, बोर्ड ने इसको गलत प्रिंट करा था, ये गर्ट्रूड थी, यानी कि
अब आंसर ही बता दूंगी मैं, नहीं आंसर नहीं, पहले आप ऑप्शन बताइए, ऑप्शन देख के बताइए। ओफिलिया एंड गर्ट्रूड किस में अपेयर हुई थी शेक्सपियर के, कौन से प्ले में? किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो या फिर मैकबेथ? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हैमलेट। हैमलेट में ओफिलिया जो है हैमलेट की बिलविड है, वो उसकी बिलविड है, एंड गर्ट्रूड उसकी मदर है, हैमलेट की मदर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हैमलेट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 98, फाइंड आउट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्पल। एम्पल का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, तो या तभी आप इसका एंटोनिम कर पाएंगे, तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए इनफ, बी सफिशिएंट, सी मीगर, डी स्कार्सिटी। एम्पल का मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में, अबंडेंस में, बहुत सारा, प्लेंटीफुल मात्रा में, लेकिन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मीगर। ठीक है, मीगर मतलब बहुत कमी, मीगर होता है कमी। क्वेश्चन नंबर 99, इसे आपको ट्रांसफॉर्म करना है असर्टिव सेंटेंस में। वी हैड अ वेरी मैरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट, बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं। ए व्हाट मैरी टाइम दे हैड दिस टाइम, सॉरी दिस नाइट। ऑप्शन बी व्हाट अ मैरी टाइम वी हैव दिस नाइट। ऑप्शन सी व्हाट अ मैरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट। ऑप्शन डी व्हाट अ मैरी टाइम दे हैव ऑफ इट लास्ट नाइट। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके अकॉर्डिंग। Yes, option number C is correct answer. What a merry time we had of it last night. So option number C correct है। Question number 100. In the first folio of edition of Shakespeare dramas which play was omitted, यानी कि जो फर्स्ट एडिशन आया था, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1623 में, सेकेंड आया था 1632 में, तीसरा आया था 1663 में, और चौथा आया था 1685 में। 1685 में, ठीक है। तो इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामास, कौन सा, यानी कि फर्स्ट फोलियो में कौन सा प्ले ओमिट कर दिया गया था या फिर उसको हटा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पेरिकल्स। पेरिकल्स को उसमें से हटा दिया गया था, ठीक है, फर्स्ट फोलियो में प्रिंट ही नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 101, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली, यानी कि इसमें भी आपको वन वर्ड देना है। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, यानी कि फायरवर्क्स बनाने की आर्ट को क्या कहते हैं? पायरोटेक्निक्स, न्यूमिस्मेटिक्स, फायरोमेटिक्स या सिकेट्रिक्स। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि फायरवर्क्स बनाने वाली टेक्निक को बोलते हैं पायरोटेक्निक्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 102, इसमें भी आपको एरर देखनी है। वन मस्ट ग्रैब एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ यू वांट टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश। बताइए कौन सी में गलती है? यस, ऑप्शन नंबर सी में ही गलती है। यहाँ भी जनरल सेंस में बात हो रही है, यहाँ पे यहाँ यू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरल सेंस में बात करनी है तो जनरल प्रोनाउन ही इसमें यूज़ करेंगे। तो इफ़ वंस वांट्स टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है? डिग्निटी, डिसगस्ट, डाइवर्जन या फिर एंगर विद सरप्राइज। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इंडिग्नेशन होता है एंगर विद सरप्राइज। क्वेश्चन नंबर 104, द करेक्ट स्पेलिंग इज फ्लफी की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? बताइए। ऑप्शन ए फ्लफी, फ्लपी, फ्लफपी, फ्लफी। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, फ्लफी, FLUFFY, फ्लफी। हम केक बनाते हैं तो वो एक केक होता है ना, फ्लफी हो जाता है, तो वही वाली स्पेलिंग है फ्लफी। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेसांस हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि जो ग्रेट रेनेसांस मूवमेंट था वो सबसे ज़्यादा कौन सी सेंचुरी में फ्लरिश हुआ था? बताइए। 15th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में या फिर 19th सेंचुरी में? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 16th सेंचुरी में ये सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुआ था। जबकि कौन था उस टाइम पे? विलियम शेक्सपियर उस टाइम पे थे।
क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ नोवेल्टी रिटन बाय जॉन गर्ल्सवर्दी। आप देखिए ये भी क्वेश्चन था लास्ट ईयर जो एफ कर दिया गया था। एक तो मैंने आपको पहले बताया कार्पे डियम वाला जो एफ कर दिया गया था विलियम शेक्सपियर का, और एक ये 106 क्वेश्चन है गर्ल्सवर्दी का, इसको भी एफ पे कर दिया गया था। तो इसमें आपको बता देती हूँ मैं जो नॉवेल्टी गर्ल्सवर्दी की है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज अ नॉवेल्टी रिटन बाय गर्ल्सवर्दी। देखिए ए तो नहीं है, द फ्रीलैंड नॉवेल्टी नहीं है, बी देखेंगे, सी फोरसाइट सागा नहीं है, वो सीरीज है नॉवेल्स की, डी ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में इन्होंने क्या लिखा है, जैकोलिन लिखा है, जबकि जैकोलिन नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था जोसलिन, JOCELYN, जोसलिन। तो यहाँ पे जोसलिन होना चाहिए था बी की जगह, तो इस वजह से ये भी क्वेश्चन एफ कर दिया गया था और इसको भी काट दिया गया था। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, देयर वाज अ ग्रेट राउंड ऑफ एप्लॉज। अब देखिए राउंड का सेकंड आप फिर से आ गया, ये मैंने आपको बोला था ना राउंड ने पिछली बार सबका ही राउंड कर दिया था, तो ये वही क्वेश्चन है। अब राउंड की पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। देयर वॉज अ ग्रेट राउंड ऑफ एप्लॉज, तो यहाँ पे राउंड क्या है, यहाँ पे नाउन है। कैसे, आ ग्रेट राउंड, आ हमेशा जो आर्टिकल होते हैं वो हमेशा नाउन के लिए ही आते हैं, तो एक इसके लिए आया यहाँ पे राउंड के लिए, तो ये नाउन हो गया आपका, और जो ग्रेट लगा हुआ है ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो हमें राउंड की पूछिए तो राउंड हमारा नाउन हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है देखते हैं। ऑप्शन, अ सिंगल स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ, बी सेवरल स्पीकर्स टॉकिंग ऑन वन सब्जेक्ट, सी वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजरी ऑडियंस, डी अ सिंगल डायलॉग इन द पोएम। बताइए आपका क्या आंसर होगा, व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। Yes, option number C is correct answer. One imaginary speaker talking to an imaginary audience. Clear? और ड्रामेटिक मोनोलॉग अगर आपको एग्जांपल दें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट डचेस एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। वर्ड्सवर्थ का है द थॉर्न ड्रामेटिक मोनोलॉग। एक आपको चीज़ मैं बता दूं, आयोग ने टिंटन एबे को ड्रामेटिक मोनोलॉग माना है, जबकि वो गलत है। क्यों? क्योंकि वो एक ड्रामेटिक लिरिक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक इमेजिनरी स्पीकर होता है जो अपनी इमेजिनरी ऑडियंस को एड्रेस कर रहा होता है, ठीक है, तो वो होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। लेकिन जबकि टिंटन एबे में हमें पता चल रहा है क्लियरली कि टिंटन एबे में जो स्पीकर है वो विलियम वर्ड्सवर्थ है और जो उनकी साइलेंट ऑडियंस है, जो लिसनर है, वो उनकी सिस्टर डोरोथी है। तो ये कैसे हो सकता है ड्रामेटिक मोनोलॉग, वो ड्रामेटिक लिरिक है। क्लियर। लेकिन आयोग ने उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग माना है, किसको, टिंटन एबे को आयोग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग माना है, जो कि गलत है। अब आप देख लीजिए आपको नेक्स्ट टाइम ड्रामेटिक लिरिक लगाना है या फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग लगाना है। अगर आप आयोग के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ही बेहतर रहेगा, लेकिन वो गलत है, आंसर ही गलत है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 109। What is the grammatical status of the underlined word in the following sentence। अब देखो फिर से राउंड आ गया, यानी कि ये थर्ड राउंड आया है जिसमें ये राउंड की पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहे हैं। तो डांस इज एक वर्ब है, वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब। तो एडवर्ब कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो राउंड यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्वेश्चन नंबर 110, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको इनकरेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, बट वन थिंग, comma however comma has not changed, B you should act like me, C if you do not work hard you cannot succeed, D I will wait here until you come back। ठीक है, बताइए आप आंसर दीजिए अपना। देखिए बाकी सभी सही हैं, बी सी डी सब सही हैं, ऑप्शन नंबर ए गलत है क्योंकि हाउएवर नहीं लगेगा, यहाँ पे यट का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी कंजंक्शन का नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हाउएवर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे यट की ज़रूरत है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 111, अ फेबल इज ऑल्सो कॉल्ड। लास्ट टाइम ये बहुत डिस्टर्ब किया था लोगों को, फेबल को लोगों ने पैराबल लगा दिया था, जो कि गलत है। तो फेबल को जो दूसरा नाम है
उसको बोलते हैं एपिलॉग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी। बायोग्राफी के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैंस लाइफ। ऑप्शन बी, द नेम बायोग्राफी नाउ कैन नोट्स आर रिलेटिवली फुल अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन लाइफ। C. It involves the attempt to set forth character, temperament, and milieux as well as subjects, activities, and experiences. Option D. Biography is a latter-day genre, and we find biographies in 20th century only. बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही नहीं है। I repeat, कौन सा इसमें से सही नहीं है, मतलब कि कौन सा ऑप्शन गलत है, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही नहीं है, ये गलत है। बायोग्राफी एक रीसेंट जॉनरा नहीं है और 20 सेंचुरी में नहीं आया था, ये काफ़ी पहले ही आ चुका था। ठीक है, तो ये 20 सेंचुरी में नहीं है, बाकी सब ठीक है, डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एस्से। अब एस्से के बारे में कौन सा रेफरेंस इसमें सही नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, the essay differs from a treatise or dissertation in its lack of pretensions to be a systemic and complete exposition. Option number B, an essay primarily discusses its subjects in non-technical fashion. Option C, the essay discusses its subjects with a liberal use of such devices and as anecdotes, striking illustrations and humor to augment its appeal. Option D, the formal essay is relatively personal. देखिए बताइए अपना आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जो कि एस्से के बारे में सही नहीं है। फॉर्मल जो एस्से होते हैं वो फॉर्मल एस्से होते हैं ना, वो पर्सनल नहीं होते हैं। ये है इसका करेक्ट आंसर। जो फॉर्मल एस्सेज होते हैं वो पर्सनल हो ही नहीं सकते। बाकी ऑप्शन सही है, लेकिन डी ऑप्शन इसमें गलत है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिरिक फॉर्म ऑफ पोइट्री इज नॉट ट्रू। अब लिरिक के बारे में कौन सा इसमें सही नहीं है। ऑप्शन ए, अ लिरिक कंटेन्स 14 लाइन्स। ऑप्शन बी, इट यूजुअली एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ अ सिंगल स्पीकर। सी, द ग्रीक्स आइडेंटिफाइड द लिरिक एज अ सॉन्ग रेंडर्ड टू द accompaniment of a lyre. D, a lyric poem may be a brief expression of a mood. बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये इसका लिरिक का एक फीचर नहीं है। स्टेटमेंट जो इसमें दिया गया है ये कम्प्लीटली गलत है, बाकी सब सही है। लिरिक के बारे में बाकी सब बी सी डी सही बताया गया है, लेकिन जो लिरिक होता है वो 14 लाइन्स नहीं होती हैं। 14 लाइन्स किस में होती हैं, सोनेट में होती हैं। तो ये ऑप्शन ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 115, द टर्म कार्पे डियम मीन्स। अब मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ही बताया था कार्पे डियम का मतलब क्या होता है, जो विलियम शेक्सपियर ने अपने एक वर्क में इसका यूज़ किया है। इस नाम की कोई पोएम या कोई वर्क नहीं लिखा, लेकिन इसका जिक्र किया है अपने वर्क के अंदर, कार्पे डियम। तो कार्पे डियम का मतलब क्या होता है बताइए। हेल द डे, सीज द डे, गुड बाय द डे, ब्राइट डे, या सीज द डे। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सीज द डे। सो कार्पे डियम फिलोसफी ये कहती है कि लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग, तो इन्जॉय योर लाइफ एट इट्स फुलेस्ट। सो इसका मतलब होता है सीज द डे। इसलिए बोलते हैं कि अपनी छोटी सी ज़िंदगी को मस्त होके जियो, खुशी से जियो, सीज द डे, इन्जॉय करिए हर एक मोमेंट को। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, शेक्सपियर्स प्ले लव स्लेवर्स लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। अब लास्ट टाइम इसने भी थोड़ा सबका माइंड हिला के रख दिया था। लव स्लेवर्स लॉस्ट क्या है, कैसा एग्जाम्पल है, सबको लगा था कि ये रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन अब आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आयोग ने क्या माना है। यस, ऑप्शन नंबर बी। आयोग ने ऑप्शन नंबर बी को माना है लव स्लेवर्स लॉस्ट। ये एग्जाम्पल है किसका, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। ये गुड एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 117, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन फॉर हिज एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल। अब मैंने प्रोज बताया था, प्रोज क्या होता है, एस्से होता है। और एस्से सबसे ज़्यादा किसने लिखे थे, अगर आपने अपनी मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, एस्सेस पढ़े हों, बहुत सारे पढ़े होंगे, ऑफ स्टडीज़, ऑफ ट्रूथ, ये सब पढ़े होंगे, तो ये किसने लिखे थे,
यस, ऑप्शन नंबर बी। बेकन जाने जाते हैं अपने प्रोज एपिग्रामेटिक स्टाइल के लिए, राइटिंग स्टाइल के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 118, एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू, यानी कि ड्रामेटिस्ट वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बताइए। ऑप्शन ए रोमांटिक ट्रेडिशन, बी साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन स्कूल, सी रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनरो, डी ट्रेडिशनल ऑफ एडवर्ड बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनरो, ये इससे बिलोंग करते हैं, नो डाउट। और ये रिपीटेड क्वेश्चन था, ये बहुत पहले भी आया था 2016 में, आई थिंक ये 2016 में भी आया था क्वेश्चन, एंड 2021 में भी आया था। ठीक है, इसलिए बोलती हूँ जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको डेफिनेटली आपको लगा के जाना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119, विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग्स परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो द अबव मेंशन्ड लाइंस अपीयर इन। अब ये वाली लाइन कहाँ पे अपीयर होती है, बताइए। ट्रू लव में, या फिर द अनचेंजेबल में, या फिर द सॉलिटरी रीपर में, या फिर लूसी ग्रे में। यस, ऑप्शन नंबर सी में ये अपेयर होती है, द सॉलिटरी रीपर। क्वेश्चन नंबर 120, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सिनरी। मर्सिनरी का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए द मोटिव टू अर्न मनी, बी एन ऑफिस विदाउट पे, सी अ बिजनेस ऑफ मशीनरी, डी ऑल ऑफ दीज। बताइए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये मीनिंग है कि इसका मतलब क्या होता है वो कैब। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, द मोटिव टू अर्न मनी। मर्सिनरी होता है कि भाड़े के टट्टू बोल सकते हैं, भाड़े के, यानी कि पैसे के लिए वो कुछ भी करेंगे। कुछ लोग होते हैं कि उनको पैसे दो फटाफट से वो पैसों के लिए कुछ भी करेंगे, तो उनका होता है, उनको बोलते हैं मर्सिनरी, द मोटिव टू अर्न मनी। किसी भी हालत में किसी भी तरीके से बस उनको पैसे दो और पैसों के लिए कोई भी काम करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ पेस्ट्रल एलेजी। पेस्ट्रल एलेजी का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। नंबर ए एस्ट्रोफिल, बी लेसिडास, सी थायरेसिस, डी एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। बताइए। देखिए, है तो ये सभी इलेजी, लेकिन पेस्ट्रल इलेजी इसमें सिर्फ 3 ही हैं, और ये लास्ट वाली एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो कि आपका आंसर भी है, ये आपकी पेस्ट्रल इलेजी नहीं है, ये नॉर्मल एलेजी है जो कि थॉमस ग्रे ने लिखी थी। लेकिन जो ऊपर की जो 3 है, एस्ट्रोफिल, लेसिडस एंड थायरेसिस, ये आपकी पेस्ट्रल इलेजी हैं जिसमें शेफर्ड का जिक्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 अब हमारा ख़त्म होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 122, द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वाज एडिटेड बाय, यानी कि जो फर्स्ट फोलियो आया था विलियम शेक्सपियर का, किसने कलेक्ट किया था। ऑप्शन ए हेमिंगे एंड थॉमस सकविले, ऑप्शन बी निकोलस उडल एंड थॉमस नॉर्टन, सी निकोलस उडल एंड कॉन्डल, या फिर डी हेमिंगे एंड कॉन्डल। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट फोलियो का जो कलेक्शन किया था वो हेमिंगे एंड कॉन्डल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले। अब इसमें से कौन सा एक रोमन प्ले नहीं है, बताइए। ऑप्शन ए एंटोनियन क्लियोपेट्रा, बी जूलियस सीजर, सी हैमलेट, या डी कोरियोलिनस। यस, सी इसमें नहीं है, सी इसमें रोमन प्ले नहीं है, बाकी जो 3 है वो रोमन प्ले हैं। ठीक है, इनका सोर्स एक ही है। क्वेश्चन नंबर 124, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, बताइए क्या है। ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट, ये कैसा हो सकता है। अच्छा तो टीचर है लेकिन स्टूडेंट अच्छा नहीं था। सो टू एंटीथेटिकल आइडियाज पुट टुगेदर, क्या बोला जाता है इसको, इसको बोलते हैं एंटीथेसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेमोयर। अब मेमोयर का एक लास्ट क्वेश्चन है ये, बस उसके बाद हमारा पेपर फिनिश। तो इसमें मेमोयर के बारे में कौन सी बात सही है। इन मेमोयर द एम्फेसिस इज नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द पीपल एंड इवेंट दैट द ऑथर हैज़ नॉन। ठीक लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। मेमोयर इज अनदर नेम फॉर ऑटोबायोग्राफी, नहीं। सी मेमोयर इज अनदर नेम फॉर बायोग्राफी, नहीं। डी मेमोयर इज ऑलवेज एपिसोडिक एंड अपीयर्स इन बैलिड फॉर्म ओनली, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर, सो ए
ठीक है। मेमोयर क्या होता है, एम्फोसिस करता है ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द पीपल्स एंड इवेंट दैट द ऑथर हैज़ नोन, ये हैज़ नोन वाला कीवर्ड है इसका, ठीक है। सो दीज आर 125 क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विच वाज हेल्ड इन 2021। होपफुली आपको आपके अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्प करेगा। वन मोर थिंग, आपने इसमें कितना स्कोर किया है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आपके लिए एक सजेशन है कि लास्ट जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं आप सभी को सॉल्व कर डालिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते ही होते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया भी। तो आप सारे क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं सभी को लगा डालिए, और आगे जो लिटरेरी टर्म्स हैं आप उसको एम.एच. अब्राहम से तैयार कीजिए, और जो ग्रामर है आपका ग्रामर सेक्शन है वो आप रेन एंड मार्टिन से कीजिए। एंड यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट है जो लोगों ने, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने शेयर कर रखा है, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बेस्ट ऑफ लक।